नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न हल करेंगे। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। बच्चों पहले ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर केवल समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हल नहीं करना है। तो परीक्षा में यदि आपको ऐसे आवे कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण बना के आप छोड़ दीजिए। यदि हल करना हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ लिखा हो, तो आप पूरा हल कीजिए। समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो केवल निरूपित करके छोड़ देंगे। तो इसमें 4 प्रश्न हैं, इनमें से हम देख रहे हैं। देखिए इसमें से पहला प्रश्न, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ऐसे जो वाक्य में प्रश्न दिए होते हैं उनमें से पहले हमें समीकरण कैसे बनाया जाता है, तो पहले देख लीजिए कि ऐसे ही इसमें लंबाई और चौड़ाई दो राशियां दिख रही हैं, तो दो दो चर दिख रहे हैं। ऐसा आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी लगता है उसी तरह का है। तो अब कैसे आप समझेंगे कि यह द्विचर रैखिक समीकरण युग्म है अथवा द्विघात समीकरण है। उसमें ध्यान दीजिए, एक ही पहचान मुख्य रूप से। इसमें जब आपको दो चर दिख रहे हों तो प्रश्न को फिर से पढ़िए, कहीं इन दोनों चरों का गुणा करने की बात वहां आ रही हो तो वह द्विघात समीकरण ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, और जानते हैं साम की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इन दोनों का गुणा करने के लिए यहाँ पर है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो जब द्विघात समीकरण है तो उसमें एक ही चर होता है, अर्थात एक चर को हम x मानेंगे और दूसरे चर को उसी x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए किसको मानेंगे, लंबाई को माने कि चौड़ाई को माने, भूल हो जाती है बच्चों। तो ध्यान रखिए, जिसका 2 गुना 3 गुना करना हो या जिससे कुछ अधिक या कम लिखा हो, जिसमें से शब्द आवे उसको आप मानिए। तो क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। तो चौड़ाई के 2 गुने से कुछ लिखा है तो चौड़ाई को हम मानेंगे। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, और उसकी लंबाई तब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चौड़ाई का 2 गुना तो 2x और एक अधिक तो प्लस 1, तो लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। प्रश्नानुसार क्या लिखा, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई x। अब प्रश्नानुसार ये क्षेत्रफल 528 लिखा हुआ था, इसका मतलब इसके बराबर हम 528 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 528। गुणा करेंगे 2x का x में 2x स्क्वायर प्लस 1 का x में तो x, हम इसको भी बराबर के पहले कर देंगे, माइनस 528 बराबर 0। अब ये देखिए a बराबर 1 है, a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर माइनस 528 है। तो इस प्रकार यह द्विघात समीकरण अपने व्यापक स्वरूप में मिल गया। इसको हल करके हम लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूरा समीकरण में रूप में निरूपित हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पहले यह गुणनफल मिल गया दोनों चरों का, दो पूर्णांक है उनका गुणनफल लिखा हुआ, इसका मतलब द्विघात समीकरण यह है। तो जब क्रमागत शब्द आवे तो क्रमागत का मतलब एक से एक अधिक, जैसे 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, एक एक बढ़ता उसको क्रमागत कहते हैं। तो जब क्रमागत हो तो एक को x और दूसरे को x प्लस 1 मान लेंगे। तो अब जैसे क्रमागत सम या विषम हो तो एक को x दूसरे को x प्लस 2 मानिए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो एक पूर्णांक हो गया x और दूसरा हो गया x प्लस 1। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 306 दिया हुआ है, तो x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। गुणा कर दीजिए, x का वर्ग हो गया, x का 1 में x हो गया, इसको बराबर पहले ला दीजिए, माइनस 306 हो गया बराबर 0। अब x बराबर a बराबर भी 1 है, b बराबर भी 1 है, c बराबर माइनस 306 है। यानी ये अपने व्यापक स्वरूप में द्विघात समीकरण है। इसका हल करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो वर्षों में है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 होगा। तो रोहन की उम्र ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी गुणनफल शब्द दे रखा है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। तो रोहन की उम्र को x वर्ष यदि हम मान लें तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 होगा वह। तो यही मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष। अब यह जो शर्त है वो 3 वर्ष के बाद है। तो 3 वर्ष के बाद जो व्यक्ति इस समय जितने वर्ष
उसकी उम्र होगी तो 3 वर्ष के बाद उसे 3 वर्ष ज़्यादा होगी। तो x वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद ये रोहन की उम्र हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, और उसकी माँ की उम्र वो भी x प्लस 26 है तो उससे 3 बढ़ जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 वर्ष। ये इसको ध्यान रखिए, जितने वर्ष कम हो तो उतना माइनस कीजिए, जितने वर्ष बाद हो तो उसको उतना प्लस कीजिए। पहले की बात हो तो माइनस और बाद की बात हो तो प्लस। तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र हो गई x प्लस 3 और उसकी माँ की हो गई x प्लस 29। प्रश्नानुसार ये 3 वर्ष की बाद वाली उम्रों का गुणनफल जो दिया हुआ है 360, तो इन दोनों का गुणनफल करके 360 लिख देंगे। x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल बराबर 360। गुणा करिए, x का x में x स्क्वायर और x का 29 में तो प्लस 29x प्लस 3 का x में 3x प्लस 3 से 29 में 87, 360 को भी बराबर के पहले ला दीजिए, माइनस 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर 29 प्लस 3 ये 32x हो गया, ये 87 माइनस 360 का मतलब माइनस 273 घटाएंगे तो बराबर 0। अब यह समीकरण a बराबर 1 है, b बराबर 32, c बराबर माइनस 273 अपने व्यापक स्वरूप में है। इसको हल करके हम रोहन की या उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। जो समीकरण बन गया है आपका। अब एक प्रश्न और है, इसका समीकरण थोड़ा दूसरे ढंग से है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 इसमें से, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए उस रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटे। अब जब x किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसको दूरी क्या दिया हुआ है, 480 किलोमीटर प्रति घंटे, 480 किलोमीटर। तो हम जानते हैं विज्ञान का एक सूत्र है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें से हम करेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो जो उसकी चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटे हो तो उसका समय हो जाएगा 480 बटे x, दूरी बटे चाल, 480 बटे x घंटे। अब जब चाल में क्या करना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, यानी चाल जो है x से 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। तो अब उस दूरी को तय करने में, वही 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा, फिर से वही दूरी बटे चाल। तो 480 बटे अब की चाल x माइनस 8 रखेंगे घंटे। कुछ नहीं, आपको ध्यान में यही रखना है कि समय जब निकालना है तो जो दूरी दी गई है उसके बटे चाल होगा। तो x किलोमीटर चाल से था तो 480 बटे x, और x माइनस 8 वाली चाल से था तो 480 बटे x माइनस 8। अब ये दोनों हो गया। अब इसमें कौन अधिक है कौन कम है इसमें भ्रम हो जाता है। तो आप केवल इतना ध्यान रखिए, जो हम नियम बता रहे हैं, ये जो बाद में मिला इसको आप पहले लिख लीजिए। प्रश्नानुसार ये बाद वाले समय को पहले लिख लीजिए, अब बराबर लगा दीजिए। यह समय प्रश्न में क्या लिखा है, 3 घंटे अधिक लेती, यानी यह जो समय है इस पहले वाले समय से 3 घंटे ज़्यादा है। तो यह पहले इसको लिख दिया। अब बराबर करके ये पहले वाला समय लिख के प्लस 3 लिख दीजिए। 3 घंटे कम होता तो माइनस 3 लिखते, 3 घंटे अधिक है तो प्लस 3 लिखते, 2 घंटे अधिक है तो प्लस 2, ऐसे सीधे कोई बात नहीं। पहले बाद में जो आया था इसको पहले लिख लीजिए, बराबर करके पहले वाला लिखिए, और जब उससे अधिक लगा हो तो उतना प्लस कीजिए, कम लगा हो तो उतना माइनस कीजिए। अब इसके बटे भी एक आप लिख सकते हैं। अब इसमें लॉसा पर लेकर के समीकरण को वो सीधे एक लाइन में लाना होगा। ऐसा ना करके सीधे आप जो हम नियम बता रहे हैं, ये जो प्रत्येक अंश में उसके नीचे उसका जो हर है उसे छोड़ के बाकी हरों से गुणा, यानी 480 में इसका नहीं होगा, x और 1 का गुणा करेंगे। तो 480 में x और 1 से गुणा माने 480x बराबर, इस 480 में इस x का नहीं होगा, 1 और x माइनस 8 का होगा। तो 480 में 1 का तो 480 हो गया, कोष्टक में लिख दिया हम x माइनस 8, प्लस 3 में इस 1 से नहीं होगा, इन दोनों से होगा। तो 3 का x में 3x, और कोष्टक में इसको रख दीजिए। अब गुणा कीजिए तो 480x ये तो ठीक ही है, इधर 480 का x में 480x होगा, 480 से 8 में गुणा करेंगे तो 3840 आएगा, प्लस 3x का x में 3x स्क्वायर, अब माइनस 3 8 24x। अब देखिए 480x को इधर लाएं, चाहे इस 480x को इधर लाएं, एक माइनस में हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, इससे पहले ही काट दे रहे हैं। तो बराबर के पहले तो बच गया 0। अब बराबर ये जो है इसको क्रम से लिख दीजिए, प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840। तो इसको हम ये 0 को बराबर के इधर तो इधर भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब देखिए बड़े अंक हों तो देख लीजिए कुछ कॉमन मिल रहा होगा शायद।
यदि कॉमन न मिले तो कोई बात नहीं, यदि कॉमन है तो उसको कॉमन को कर दीजिए। अब इसमें से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 8x और माइनस इसमें भाग देंगे तो 1280 आएगा। अब यदि इसको लिखना हो तो बराबर 0/3 लिखेंगे, तो 0/3 का मतलब 0 ही होगा। इसलिए ऐसा न करके आप इसमें जो अंक कॉमन हो रहा है केवल उससे लिख दीजिए भाग देने पर। तो 3 से भाग देने पर यही आएगा, 3 से 8 3 कट जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 बार गया 8x, इसमें 1280 बराबर 0, देखिए यही आएगा। तो ऐसा आप न करें, सीधे भाग दे करके करें। तो यह समीकरण प्राप्त हो गया। इसमें से हल करके x का मान ज्ञात हो सकता है और गाड़ी की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपको हल भी करना हो, जबकि यहाँ पर हल करना नहीं, निरूपित करना था, निरूपित कर दिया। हल करना हो तो कैसे आप करेंगे? जैसे द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते थे, उसको बराबर 0 रख के, तो यहाँ तो बराबर 0 दिया ही हुआ है, इसका गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो 1280 का ऐसा 2 गुणनखंड करें कि घटाने पर आवे 8, तो ये -40 और +32 आएगा। गुणनखंड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इसको रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। गुणनखंड कर रहे हैं दोस्तों, x कॉमन लिया तो x और ये -40 बचेगा, प्लस 32 कॉमन हो गया तो x और ये -40 हो जाएगा बराबर 0। एक कोष्टक में x -40 और दूसरे में x प्लस 32 बराबर 0। तो x -40 बराबर 0 या x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर होगा 40, इसमें से x बराबर आएगा -32। अब x जो है वो रेलगाड़ी की चाल है, तो रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल -32 असंभव है, इसलिए x बराबर 40। अतः रेलगाड़ी की मूल चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हो गया है आपका आंसर। रेलगाड़ी की चाल मूल चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। ध्यान रखिए, प्रश्न में जितना पूछा गया है उतना ही आपको करना है। यदि केवल समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो जैसे यहाँ समीकरण निरूपित हो गया था, इतना करके छोड़ दीजिए। और यदि उसका जो है हल भी करना है तो आप हल कीजिए, यदि हल नहीं करना है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार एक हल भी हमने करके दिखा दिया। आगे के प्रश्नों में समीकरण में हल करने के लिए दिया गया है, समीकरण हल करने की जो विधियां हैं उनको हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। इस प्रकार आशा है कि यह 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे एक प्रश्न आप खुद कीजिए। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।